द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग अपने डे टू डे लाइफ की बातों को जिस भाषा में समझाते हैं, बताते हैं, वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज हुआ। लेकिन हमारे साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री के बातों को जिस लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं, उसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री कहेंगे। तो इस लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को सबसे पहली बार जे बर्जीलियस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही बताया अर्ली 19th सेंचुरी में। उन्होंने ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप किया, तरीका बताया हम लोगों को कि कैसे हम लोग केमिस्ट्री के अलग अलग बातों को अलग अलग तरीका से बता सकते हैं। जैसे एक एटम को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने एक सिंबल को बोला यूज़ करने के लिए, किसी मॉलिक्यूल को समझाने के लिए एक फार्मूला को यूज़ करने के लिए कहा गया, और किसी केमिकल चेंज को समझाने के लिए, रिएक्शन को समझाने के लिए केमिकल इक्वेशन का यूज़ करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सिंबल क्या होता है। सिंबल एक एब्रिविएशन है नेम ऑफ एन एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट का नाम लंबा चौड़ा होगा, मान लीजिए जैसे कि हाइड्रोजन होगा तो पूरा नाम लिखेंगे तो HYDROGEN लिखना होगा। लेकिन अगर उसके लिए हम एक सिंबल यूज़ कर लें जैसे H, तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, एब्रिविएशन हो गया। इसीलिए सिंबल का डेफिनेशन होता है, ए सिंबल इज एन एब्रिविएशन ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के नाम का जो एब्रिविएशन है उसको सिंबल कहते हैं। तो सिंबल ऑफ एन एलिमेंट को हमारे साइंटिस्ट लोग बताए हैं तीन तरीका से उन लोगों ने डिराइव किया है या आगे भी करते रहेंगे। एक तरीका है कि उसके इंग्लिश नाम का पहला कैपिटल लेटर लिखना सिंबल के रूप में। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, उसका सिंबल हम लोग कैपिटल H लेते हैं, बोरोन का B लेते हैं, कार्बन का C लेते हैं, नाइट्रोजन का N लेते हैं, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, फॉस्फोरस का P, सल्फर का S। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि दूसरा नियम है कि हम लोग उसके इंग्लिश नाम का, किसी भी एलिमेंट के इंग्लिश नाम का पहला या सेकंड लेटर लेंगे। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही अल्फ़ाबेट से दो या दो से अधिक एलिमेंट का नाम होता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन का नाम H से है और हीलियम का नाम भी H से है, तो अगर दोनों के लिए H पहला लेटर ही यूज़ करेंगे तो लोगों को कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट लोगों को भी कन्फ्यूज़न होगा कि H किसके लिए है, हाइड्रोजन के लिए है कि हीलियम के लिए है। इसीलिए क्या किया गया, जब हाइड्रोजन के लिए H लिया गया है तो हीलियम के लिए पहला और सेकंड लेटर लेगा, यानी कैपिटल H और स्मॉल e लिया जाएगा। उसी तरह से कार्बन का नाम C से है तो उसका सिंबल C लिया गया, तो कैल्शियम का नाम भी C से है तो उसके लिए Ca लिया गया, पहला और सेकंड लेटर। उसी तरह से क्लोरीन, उसका भी नाम C से है तो इसका पहला और तीसरा लेटर लिया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन का नाम N से है और नियोन का भी नाम N से है, निकल का भी नाम N से है, तो नाइट्रोजन का सिंबल सिर्फ N लिया गया, तो नियोन का N और E लिया गया, निकल का N और I लिया गया। फिर हम लोग देखेंगे उसी तरह से कि और दूसरे एलिमेंट है जैसे मैग्नीशियम, उसका Mg लिया गया, मैंगनीज का Ml लिया गया, एल्यूमिनियम का Al लिया गया, जिंक का Zn लिया गया। फिर हम लोग आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या बताया गया है कि ना ही उसका इंग्लिश नेम का फर्स्ट या सेकंड लेटर लेंगे या फर्स्ट या कोई लेटर लेंगे, बल्कि क्या करेंगे उस एलिमेंट के लैटिन नेम में से या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट एंड सेकंड लेटर या फर्स्ट एंड कोई भी उसके नाम का लेटर को यूज़ करते हैं सिंबल के रूप में। जैसे सोडियम, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम तो सिंबल लेंगे Na। पोटाशियम, उसका लैटिन नाम है कैलियम तो उसका सिंबल लेंगे Ka। आयरन, उसका लैटिन नाम है फेरम तो उसका सिंबल लेंगे Fe।
कॉपर उसका लैटिन नेम है Cu, तो उसका सिंबल लेंगे, सॉरी उसका लैटिन नेम है कुप्रम, तो उसका सिंबल लेंगे Cu। सिल्वर उसका लैटिन नेम है अर्जेंटम, तो सिंबल लेंगे Ag। टीन उसका लैटिन नेम है स्टेनम, तो उसका सिंबल लेंगे Sn। उसी तरह से गोल्ड का लैटिन नाम है ऑरम, तो सिंबल लेंगे Au। लेड का लैटिन नेम है प्लम्बम, तो उसका सिंबल लेंगे Pb। मरकरी का लैटिन नेम है हाइड्रागायरम, उसका सिंबल लेंगे Hg। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट डज ए सिंबल रिप्रेजेंट करता है, क्या हम लोगों को समझाता है। तो किसी भी एलिमेंट का सिंबल हम लोगों को मेनली दो बात बताता है। एक एलिमेंट इन पर्टिकुलर, यानी कि हर सिंबल एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बता रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए वो सिंबल है। अगर हम कहें Na, तो Na का मतलब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और हर पढ़े लिखे लोग, हर केमिस्ट्री के जानकार सोडियम ही समझेंगे। क्लोरीन उसका सिंबल Cl है। अगर हम Cl किसी भी केमिकल इक्वेशन में कहीं पर सिंबल में यूज़ करेंगे या पढ़ाएंगे या पढ़ेंगे, तो पूरे जो केमिस्ट्री के जानकार हैं, जो केमिस्ट्री की भाषा को समझते हैं, वो समझेंगे कि Cl का मतलब क्लोरीन होता है। तो इसलिए अगर हम पूरा नाम कहें सोडियम क्लोराइड किसी कंपाउंड का नाम, तो सोडियम का सिंबल Na हो जाएगा, क्लोरीन का सिंबल Cl हो जाएगा। तो उतना लंबा चौड़ा नाम लिखने के बदले हम लोगों को शॉर्ट में NaCl उसका फार्मूला बना करके लिख देंगे, तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या चीज़ है। उसी तरह से हम लोग कॉपर का Cu सिंबल है, तो Cu का मतलब हमेशा कॉपर ही होगा। गोल्ड का सिंबल Au है, तो Au का मतलब हमेशा गोल्ड ही होगा। ऐसा नहीं है कि इंडिया में Cu मतलब कॉपर है और कहीं दूसरे कंट्री में चल जाए तो Cu मतलब कोई ऑल एलिमेंट होगा। नहीं, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और सभी जानकार लोग जो केमिस्ट्री की भाषा समझते हैं, वो Cu का मतलब कॉपर ही समझेंगे। तो इसलिए बता दिया गया कि एक एलिमेंट को समझाता है, एक सिंबल क्या करता है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को समझाता है। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि ये एक एन एटम ऑफ एन एलिमेंट को समझाता है। जो सिंबल होगा वो सिंबल एक एलिमेंट को समझाएगा। जैसे कि अगर हम लोग लिखते हैं Cu, तो Cu का मतलब एक हुआ। अगर हमको ज़्यादा बताना होगा तो या तो उसके आगे में अल्फा कोई नंबर लिखेंगे 2 3 4 5 जो भी लिखना है, या उसके हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। एटम्स जो होता है अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मेनली क्या करता है, कंबाइंड रूप में पाया जाता है। या तो खुद के साथ कंबाइन किया हुआ या फिर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन किया हुआ। तो जब वो कॉम्बिनेशन रूप में पाया जाएगा, चाहे खुद के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, तो वो फिर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो मॉलिक्यूल किसको कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन हो जाएगा, ए ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइंड टुगेदर इज नोन एज मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का, जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन कभी भी अकेला नहीं पाया जाएगा, वो हमेशा H2 के रूप में पाया जाएगा। क्लोरीन Cl2 के रूप में पाया जाएगा। और जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक फार्मूला से। जैसे हम लोगों ने पढ़ा, किसी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, एटम को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से। जैसे हम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बताना चाहेंगे तो हमको लिखना होगा H2। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बताना चाहेंगे तो Cl2। तो मॉलिक्यूल के लिए हम लोगों को क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि फॉर्मूला 2 तरह का होता है। एक फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स होता है, दूसरा फार्मूला ऑफ कंपाउंड होता है।
तो पहले हम लोग देखेंगे फार्मूला ऑफ एलिमेंट के बारे में। जब एक एटम किसी भी एलिमेंट का कंबाइन करता है किसी दूसरे एटम के साथ, चाहे वो सेम एलिमेंट हो या कोई दूसरा एलिमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मूला ऑफ एलिमेंट, यानी कि वो मॉलिक्यूल बन गया, तो फार्मूला ऑफ ए मॉलिक्यूल हो गया। जैसे इस तरह से समझिए कि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यानी H प्लस H मिलकर के क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। दो जो नीचे में लिखा गया है ये हम लोगों को बता रहा है कि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाया। उसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी में देखिएगा दो एटम्स मिलकर के वो क्या करता है, मॉलिक्यूल बनाता है। इसीलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हो जाएगा N2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का हो जाएगा O2, फ्लोरीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा F2, क्लोरीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा Cl2, ब्रोमीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा Br2, आयोडीन मॉलिक्यूल का हो जाएगा I2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या करता है, बनता है किसी अलग अलग एलिमेंट्स का दो या दो से अधिक एटम्स के कम्बिनेशन से। तो जब दो एटम से कम्बिनेशन से बनेगा तो उसको हम लोग कहते हैं डाई एटॉमिक। जैसे कि हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन में H2, नाइट्रोजन में N2, ऑक्सीजन में O2, फ्लोरीन में F2, क्लोरीन में Cl2, ब्रोमीन में Br2, आयोडीन में I2। तो सब में हम लोगों ने क्या देखा कि दो एटम्स मिल करके क्या किया है, एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। डाई मतलब होता है दो, एटॉमिक आया एटम से, तो डाई एटॉमिक मतलब दो एटम से मिल करके बना हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि तीन गो एटम मिल करके भी मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए ओजोन का, O3 बनाएगा। तो इस तरह के एटम्स इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। ट्राई मतलब तीन, एटॉमिक मतलब एटम से आया वर्ड ही है ना, ट्राई एटॉमिक, तीन एटम मिल करके बना हुआ। अच्छा, किसी किसी केसेस में क्या होता है, जैसे कि नोबल गैस का केसेस मेनली हम लोग देखेंगे कि एटम्स जो है अकेला एग्जिस्ट करता है, अकेला, वो कंबाइन नहीं करता है। आप लोग सुने होंगे या नहीं सुने तो आज सुन लीजिए कि नोबल गैसेस जो होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, इनर्ट होता है, इनएक्टिव होता है, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करता है, वो हमेशा अकेला पाया जाता है, वो एग्जिस्ट करता है सिंगल एटम के रूप में। और इस तरह के एटम को हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। तो मोनो एटॉमिक के एटम्स का हम लोग आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब हुआ। हीलियम का देखिए सिंबल He होता है, उसका मॉलिक्यूल का भी सिंबल He होगा। क्यों? क्योंकि वो अकेला एग्जिस्ट करता है, वो कंबाइन करता ही नहीं है। उसी तरह से नियोन के एटम का भी सिंबल Ne होगा, उसके मॉलिक्यूल का भी सिंबल Ne ही होगा। आर्गन, उसका एटम का भी सिंबल Ar, उसके मॉलिक्यूल का भी Ar। क्रिप्टॉन Kr, जेनॉन Xc, रेडॉन। इसी तरह से आप लोग क्या देखिएगा कि जो भी एलिमेंट है जो कि अकेला एग्जिस्ट करता है उसको हम लोग मोनो एटॉमिक कहते हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने यहाँ पढ़ा तीन तरह का, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। लेकिन एक चौथा टाइप होता है जिसके बारे में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं पॉली एटॉमिक। मान लीजिए तीन से ज़्यादा उसमें एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाया हो, तब क्या नाम देंगे, तब उसका नाम देते हैं हम लोग पॉली एटॉमिक। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं सल्फर का S8, 8 गो एटम्स ऑफ सल्फर मिल करके बनाता है सल्फर का मॉलिक्यूल S8। उसी तरह से P4, और भी आप लोग डिटेल में अपर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों का वैलेंसी। वैलेंसी किसको कहते हैं? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। दो एटम्स किसी भी एलिमेंट का या दो से अधिक एटम्स
जब कंबाइन करता है तो वो लोग क्या करता है, ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना देता है। इस तरह से समझिए कि व्हेन एटम्स ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइन ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म। पहले भी मैंने बताया कि जैसे ले लीजिए आपकी हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके बनेगा तो क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो वो क्या चीज बनाया, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बनाया। लेकिन कि सोडियम और क्लोरीन मिलकर के मान लीजिए रिएक्ट किया, या हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के एक कंपाउंड बनाया, तो वो क्या बनाया, मॉलिक्यूल ऑफ HCl, यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl। उसी तरह से जब सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होगा, यानी कि सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो वो NaCl बनाया। तो यहाँ भी तो 2 एटम्स है, लेकिन ये क्या बना, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बना। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि 2 तरह का होगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जब सेम तरह के एटम्स का उसी या कहिए एक ही एलिमेंट के एटम्स 2 या 2 से अधिक मिल करके बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाया। और जब 2 अलग अलग या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट का एटम मिल करके बनाता है तो वो कहलाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हम लोगों ने देखा कि वैलेंसी का डेफिनेशन होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि ये कैपेसिटी जो है एलिमेंट का एक दूसरे से कंबाइन करने का, वही डिटरमाइन करेगा उसके फार्मूला ऑफ द कंपाउंड को। तो इसी को हम लोग डेफिनेशन के रूप में कहेंगे कि द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट टू कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स इज नोन एज वैलेंसी। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इस तरह से समझेंगे, सभी एलिमेंट जो है एक ही जैसा से कंबाइन नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल में लीजिए, एक एटम ऑफ क्लोरीन एक एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल बनाएगा, लेकिन एक एटम ऑफ ऑक्सीजन जो है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाएगा। उसी तरह से एक एटम ऑफ नाइट्रोजन जो है 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनाएगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन उसके साथ क्लोरीन जब रिएक्ट कर रहा तो एक क्लोरीन रिएक्ट कर रहा एक हाइड्रोजन के साथ। जब ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा तो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा, और जब नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा तो एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, सबका अलग अलग क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सबका कंबाइन करने का कैपेसिटी अलग है। एक क्लोरीन जो होता है उस क्या करता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए वो एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा। लेकिन एक ऑक्सीजन एटम जो है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसीलिए 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा। उसी तरह से नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन एक ही को देगा, तो 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तब ना 3 को उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन लेना देना ये सब के बारे में आप लोग अपर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी उतना डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों के इस क्लास में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन बाय द नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कॉम्बाइंस विथ। यानी कि वैलेंसी हम लोग उसी को कहेंगे, या इस तरह से समझे कि द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम, यानी कितना हाइड्रोजन या क्लोरीन एटम किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ कॉम्बाइन करता है, वही जो है उसका यहाँ पर वैलेंसी हो जाएगा। तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि वैलेंसी जो होगा मेनली तरह का पढ़ेंगे, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट। किसका वैलेंसी 1 है तो उसको वैलेंट कहेंगे, किसी का वैलेंसी 2 है तो उसको डाइवैलेंट या बाइवैलेंट कहेंगे, किसी का वैलेंसी 3 है तो उसको हम लोग ट्राइवैलेंट कहेंगे। मोनोवैलेंट का एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी का क्या होता है, एक एटम जो है
रिएक्ट करेगा। यानी ऐसा कहिए आप कि जब भी ये रिएक्ट करेगा तो इसको या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, देगा। ये लेना, डोनेट करना या देना, इस सब के बारे में आप लोग ऊपर क्लासेस में पढ़ेंगे। उसी तरह से डाइवैलेंट का एग्जाम्पल देखिएगा, ऑक्सीजन, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। और ट्रावैलेंट का एग्जाम्पल देखिएगा, नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम। टेट्रावैलेंट यानी 4, जिसका वैलेंसी 4 होगा, वो कार्बन है, सिलिकॉन है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 4 तरह का होगा वैलेंसी, मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट एंड टेट्रावैलेंट। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों का टॉपिक जो है वो ऑब्टेनिंग, क्या है, ऑब्टेनिंग the formula of compounds, कंपाउंड्स के फार्मूला को कैसे निकालना है, यही हम लोगों का टॉपिक है। अब हम लोग देखेंगे पहले द फॉर्मूला ऑफ बाइनरी कंपाउंड, यानी ऐसा कंपाउंड जो कि 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, 2 एलिमेंट्स। तो वो कैसे बनाते हैं? मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, ठीक है, और दूसरा एलिमेंट, कोई एलिमेंट A है, दूसरा एलिमेंट B है, और इसका वैलेंसी जो है X है, तो इसके ऊपर में लिखा जाएगा। दूसरा कोई एलिमेंट है B, उसका वैलेंसी Y है। तो जब फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड बनता है तो पहले वाले का वैलेंसी दूसरे वाले के नीचे चला जाता है और दूसरे वाले का वैलेंसी फर्स्ट वाले के नीचे चला जाता है। यानी इसको हम लोग इस ढंग से लिखेंगे AYBX। मान लीजिए कि A का वैलेंसी 2 है, A का वैलेंसी 2 है और B का वैलेंसी 4 है। तो क्या होगा, A यहां नीचे चला आएगा, A का वैलेंसी, और B का वैलेंसी यहां नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे A4B2, लेकिन इसको हम लोग रेड्यूस करके लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 2 1 जा 2 2 जा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, नेक्स्ट फाइनली हम लोग लिखेंगे A2B1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता, इसीलिए फाइनली हम लोग लिखेंगे A2B। इसी का उल्टा देख लीजिए, मान लीजिए A का वैलेंसी 4 रहता, अब B का वैलेंसी 2 रहता, तो क्या करते हैं हम लोग, 2 को यहां लाते, 4 को यहां लाते, तो ये क्या हो जाएगा, A2B4। फिर 2 1 जा 2 2 जा कटेगा, तो इसको फाइनली हम लोग लिखेंगे AB2। यही फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग यहां क्या किए, उसके कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लिख दिए। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सब जगह कट ही जाएगा, कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है H2O2। ये जो H2O2 है, यहां पर 2 और 2 नहीं काटते हैं, यहां पे हम लोग इसको कैंसिल नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल केसेस है, इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हम लोगों को कुछ कंपाउंड्स के फॉर्मूला को लिखने सीखना है। जैसे मान लीजिए वाटर का फॉर्मूला लिखना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो ये यहां आ जाएगा 2 1 यहां आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा H2O। इसको हम लोग कहते हैं वाटर। नेक्स्ट है, मान लीजिए हम लोग को हाइड्रोजन क्लोराइड का सीखना है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर के बना हुआ है,
हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का भी 1। ठीक है, यहां देखिए 1 इधर आएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा HCl। चूंकि 1 1 नहीं लिखते हैं इसीलिए इस तरह से लिखा जाएगा। जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसके लेटर्स को मिलाना नहीं, ये C और E अलग अलग रहेगा, H अलग रहेगा, मिलाना नहीं है। यहां पे आप लिख दिए कोई बात नहीं, लेकिन फाइनल फॉर्मूला में नहीं लिखना है मिला करके। तो ये क्या कैसे लिखा जाएगा, H, अब C बड़ा होगा, L अलग होगा, स्मॉल l, HCl। उसी तरह से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लीजिए हम लोगों को सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है, तो Na का वैलेंसी 1, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1, ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे नीचे, तो क्या हो जाएगा NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इतना गैप नहीं देना है, थोड़ा सटा के लिखना है NaCl। उसके बाद है Mg यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1, तो 2 को हम यहां लाएंगे, 1 को यहां लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा MgCl2, क्योंकि 1 हम लोग नहीं लिखते हैं। ये हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला। नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग देखेंगे कैल्शियम क्लोराइड का, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, क्लोरीन का होता है Cl, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो ये 1 इधर आएगा, 2 यहां आएगा, तो ये हो जाएगा CaCl2। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अमोनिया का, तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, तो वो कैसे लाएंगे, वो अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, तो नाइट्रोजन का सिंबल N है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो वहां 3 लिखेंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 यहां आएगा, 3 यहां जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH3, इसको हम लोग कहते हैं अमोनिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O, तो इसका वैलेंसी ऑक्सीजन का 2, मैग्नीशियम का ये वैलेंसी 2, इसको इधर लाएंगे नीचे, इसको इस तरफ से लाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम Mg2O2, 2 कैंसिल हो गया, MgO हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि यहां पर कि आप कैंसिल करने मना किए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, यहां आप कैंसिल कर दिए, ऐसा क्यों? तो इस सब के बारे में अभी आप लोग नहीं पढ़ेंगे, अपर क्लासेस में जाएंगे तब उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं उसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है, तो कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये 2 नीचे आएगा, इसका 2 नीचे आएगा, तो क्या आ जाएगा Ca2O2, 2 कैंसिल हो गया, इसको साफ से लिखते हैं C हटा के A और बड़ा O, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। उसी तरह से हम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है, कार्बन से और ऑक्सीजन से, तो कार्बन का जो है वैलेंसी जो होता है 4, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो ये नीचे आएगा, इस तरफ आएगा, तो लिखा जाएगा C2O4, तो कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो जाएगा CO2। अब मैं सभी का नाम लिख देता हूं, इसका नाम है वाटर, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, इसका नाम हो जाएगा अमोनिया, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड,
इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग सीख गए। अब फॉर्मूला बनाने के लिए किस तरह से आपको फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स लिखने का तरीका आप लोग सीख गए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी, वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल वर्ड जो हुआ, वेरिएबल, ये कहां से आया? वेरी वर्ड से। वेरी, वेरी मतलब होता है डिफरेंट होना, अलग अलग होना, वेरी करना, भिन्न होना। तो वेरिएबल जो है वैलेंसी का मतलब हो गया कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल वैलेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, आयरन का वैलेंसी 2 होगा अगर हम लोग लिखेंगे FeCl2। आयरन का वैलेंसी क्या होगा? 2 है यहाँ पर, देखिए यहाँ 2 यहाँ आया, इसका मतलब इसका वैलेंसी था। वही अगर हम लिखते हैं FeCl3, FeCl3, ये C और L अलग होना चाहिए, C बड़ा भी होना चाहिए। FeCl2 और FeCl3, तो यहाँ आयरन का वैलेंसी देखिए 3 है। इसका नाम क्या है? आयरन 2 क्लोराइड। आयरन ऐसे लिखते हैं हम लोग, आयरन अब ब्रैकेट में 2, ये 2 मतलब ये इसका वैलेंसी बता रहा, और दूसरा क्लोराइड। इसका लिखते हैं हम लोग आयरन 3 क्लोराइड। 3, ये 3 जो ब्रैकेट में लिखा गया रोमन में, ये इसके वैलेंसी को बतला रहा है। तो ये मेथड हम लोग नाम देने का कब यूज करते हैं? उस समय यूज करते हैं जब किसी एलिमेंट का वैलेंसी 1 से ज्यादा हो, यानी कि एलिमेंट्स 1 से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। तो कुछ कुछ मेटल्स का नाम पहले हम लोग देखते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। जैसे कि कॉपर हो गया, तो कॉपर हम लोगों को क्या करता है? 2 वैलेंसी शो करता है, 1 और 2। आयरन, आयरन भी 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 3। टीन 2 वैलेंसी शो करता है, 2 और 4। लेड 2 वैलेंसी शो करता है, 2 एंड 4। उसी तरह से कुछ नॉन मेटल्स भी हम लोग देखेंगे जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस, ये 2 वैलेंसी शो करेगा, 3 एंड 5। सल्फर 3 वैलेंसी शो करता है, 2, 4, 6। तो अब हम लोग कुछ फॉर्मूला बनाने सीखते हैं ऐसे एलिमेंट्स का जिसका वेरिएबल वैलेंसी है। तो मान लीजिए हम लोगों को दिया कॉपर 1 क्लोराइड, क्या बोला? लिखिए, बोलेगा कि बनाइए आप फॉर्मूला कॉपर 1 क्लोराइड का। लिखिए क्या फॉर्मूला होगा कॉपर 1 क्लोराइड का। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? कॉपर का सिंबल Cu लिखेंगे, क्लोरीन का Cl लिखेंगे, वैलेंसी दोनों का 1 1 लिखेंगे। ये इधर गया, ये इधर गया, क्या बन गया? CuCl। उसी तरह से हम लोगों को बोल दिया गया, अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला बनाइए अब कॉपर 2 क्लोराइड का, तब आप कैसे लिखिएगा? आप लिखिएगा कॉपर का सिंबल Cu, क्लोरीन का सिंबल Cl, इसका वैलेंसी होता है 2, दिया 2, कॉपर 2 बोला, और क्लोरीन का होता है 1। इधर आया, इधर आया, क्या बन गया? ये CuCl2। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों को बोला गया कि देखिए आयरन 2 ऑक्साइड का, आयरन 2 ऑक्साइड का आप फॉर्मूला बनाइए। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? आयरन का सिंबल लिखेंगे पहले Fe, ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे O, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, और यहां बोला आयरन 2 ऑक्साइड, आयरन 2 ऑक्साइड बोला, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 लेंगे। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये Fe2O2, 2 2 कैंसिल हो गया, यानी कि FeO हो गया।
उसी तरह से अगर हम लोगों को कह दिया जाए कि आयरन 3 ऑक्साइड का बनाइए, तब कैसे बनाएंगे हम लोग? फिर लिखेंगे आयरन का सिंबल Fe, ऑक्सीजन का सिंबल O, आयरन का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस करने के बाद आएगा ये Fe2O3, ये हो गया आयरन 3 ऑक्साइड। उसी तरह से अगर हम लोगों को बोल दिया जाए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तब कैसे लिखेंगे हम लोग? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस का सिंबल हम लोगों को होता है P, और क्लोरीन का सिंबल होता है Cl। ट्राइक्लोराइड है ना, इसका मतलब यहाँ पे फास्फोरस का वैलेंसी 3 लिया गया, क्लोरीन का वैलेंसी तो 1 होता ही है, तो यहां गया इधर गया, इस तरह से बन जाएगा PCl3। उसी तरह से अगर हम लोग को कह दिया जाए कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का बनाइए फॉर्मूला, पेंटाक्लोराइड का, तब कैसे बनाएंगे हम लोग? फास्फोरस का देखिए होता है सिंबल P, क्लोरीन का Cl। यहां फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोला है, इसका मतलब फास्फोरस का 5 लेंगे, पेंटा लगा है क्लोराइड के साथ, लेकिन वैलेंसी हम लेंगे P का 5 वाला, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट वैलेंसी शो करता है फास्फोरस, एक 3 शो करता है, एक 5 शो करता है, इसीलिए 5 बड़ा लेंगे, क्लोरीन का 1 होता है, इस तरह से क्रॉस आएगा तो क्या हो जाएगा PCl5, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हो गया। उसी तरह से हम लोगों को अगर कह दिया जाए हाइड्रोजन सल्फाइड का बनाने के लिए, क्या चीज का बनाने के लिए? हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल लिखिएगा H, सल्फर का लिखिएगा S। तो हम लोग सिंबल H हाइड्रोजन का, उसका वैलेंसी 1, और सल्फर का हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका वैलेंसी होता है 2, 4 और 6, तो 2 लेते हैं यहां पर इसमें, और ये इस तरह से होगा, तो क्या हो जाएगा H2S। उसी तरह से हम लोगों को सल्फर डाइऑक्साइड, मान लीजिए कह दिया जाए कि बनाइए सल्फर डाइऑक्साइड का, तो सल्फर का सिंबल होता है S, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ठीक है। और सल्फर का हम लोग वैलेंसी क्या पढ़े हैं? ऑक्सीजन का पहले लिखिए, ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग 2 पढ़े हैं, और सल्फर का यहाँ पे हम लोग वैलेंसी 4 लेते हैं। ये जब आएगा इस तरफ से तो क्या लिखाएगा? H2O4, कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या हो गया? SO2, SO2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोगों को कह दिया जाए सल्फर ट्राइऑक्साइड का, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मूला बनाने के लिए, तो लिखेंगे सल्फर का सिंबल S, ऑक्सीजन का सिंबल O, ऑक्सीजन का वैलेंसी होता है 2, सल्फर का वैलेंसी लेंगे 6, इस तरफ से क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा? S2O6, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्या बनाएगा? SO3, ये हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब कंपाउंड रेडिकल के बारे में, कि कंपाउंड रेडिकल किसको कहते हैं? कंपाउंड रेडिकल्स, कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट का, वो एक दूसरे से इंटैक्ट रहता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में। इंटैक्ट रहना मतलब क्लोज रहना, बॉन्डेड रहना, वो टूटता नहीं है। इनफैक्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि वो बिहेव करता है एक सिंगल एटम की तरह और उसका एक वैलेंसी होता है। ऐसे रेडिकल्स को हम लोग कंपाउंड रेडिकल्स कहते हैं, या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स को हम लोग कंपाउंड रेडिकल कहते हैं। ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है,
लेकिन ओनली एज ए पार्ट ऑफ कंपाउंड्स। क्या करता है? कंपाउंड का एक पार्ट के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। कॉमन एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे तो देखेंगे कि इसमें भी मोनोवैलेंट होता है, डाइवैलेंट होता है, ट्राइवैलेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोवैलेंट रेडिकल्स के बारे में। मोनोवैलेंट रेडिकल्स यानी ऐसा रेडिकल्स जिसका कि वैलेंसी 1 हो, यानी वो ग्रुप ऑफ एटम्स तो है लेकिन उसका वैलेंसी 1 है। जैसे कि हाइड्रो ऑक्साइड देखिए OH, इसका वैलेंसी 1 होता है। इसका वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है। उसी तरह से देख लीजिए नाइट्रेट, एक्चुअली इसे हम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है नाइट्रेट हम लोग देखेंगे NO3, इसका भी वैलेंसी 1 है। ठीक है। फिर दूसरा होता है हम लोगों का डाइवैलेंट। अब हम लोग आते हैं डाइवैलेंट में क्या देखेंगे हम लोग कि इसका वैलेंसी ये रेडिकल होगा, ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, इंटैक्ट टुगेदर, केमिकली बॉन्डेड होगा, लेकिन इसका वैलेंसी 2 होगा। जैसे कि आप देखिए कार्बोनेट CO3, इसका वैलेंसी 2 होता है। उसी तरह से आप देखिए सल्फेट SO4, इसका वैलेंसी 2 होता है। उसी तरह से कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिसका वैलेंसी 2 होता है। नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट नहीं, रेडिकल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राइवैलेंट रेडिकल्स। इसमें जैसे देख लीजिए ट्राइवैलेंट का हम लोग देखेंगे रेडिकल का एग्जाम्पल तो हो जाएगा हम लोगों का फॉस्फेट PO4, इसका वैलेंसी 3 होता है। मोनोवैलेंट का और हम लोग मोनोवैलेंट रेडिकल का और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि नाइट्राइट NO2 होता है, इसका ये वैलेंसी क्या है? 1 है। उसी तरह से हम लोग देख सकते हैं बाइकार्बोनेट आयन का हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है HCO3, इसका भी वैलेंसी 1 होता है। क्या है ये? बाई कार्बोनेट, इसी को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अच्छा, डाइवैलेंट रेडिकल का और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑक्साइड का ऑक्सीजन, इसका वैलेंसी नहीं, ये तो हम लोग रेडिकल पढ़ना है ना। तो रेडिकल में हम लोग देखेंगे सल्फेट पढ़ेंगे, यहाँ पे सल्फाइड पढ़ेंगे, सल्फाइड समझ रहे हो ना, सल्फाइड। तो सल्फाइड में क्या देखते हैं? इसका फॉर्मूला हो जाएगा SO3। तो सल्फाइड का हम लोग देख लिए SO3 होता है, सल्फेट का SO4 होता है। इस रेडिकल का वैलेंसी 2 है। यहाँ सल्फाइड SO3, इसका भी वैलेंसी 2 है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोगों ने सीख लिया इस चैप्टर में कि किसी भी एटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उसको हम लोग सिंबल कहते हैं उस एलिमेंट का। अगर किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको उसका फॉर्मूला कहते हैं। और अगर हम लोग किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक केमिकल चेंज जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है केमिकल इक्वेशन से।
मान लीजिए आपको बताया गया है कि कार्बन जल रहा है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या बनेगा, उसका केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो कार्बन का फॉर्मूला सिंबल होता है C, और वो जब जलेगा सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन का सिंबल लिखिएगा, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का O2, ये मिल करके बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये वाला जो हुआ, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, जो मिल करके रिएक्शन किया है, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्योंकि एक है तो प्रोडक्ट कहेंगे, एक से ज्यादा रहेगा तो यहाँ भी प्लस साइन देके और लिख देंगे अगर रहेगा तो ये जो हुआ एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस साइन दिए, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर का निशान देते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का कमी कर देते, इनसफिशिएंट सप्लाई करते हैं, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता, तो यही कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना देता, कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो ऑक्सीजन का कमी हो गया, मतलब कि कार्बन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। तो आप लोग समझ गए, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है उसको रिएक्टेंट्स कहेंगे, जो बन रहा है रिएक्शन के बाद उसको प्रोडक्ट्स कहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि रिएक्शन में जो एटम्स हिस्सा ले रहा है, यानी रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड और नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होना चाहिए। इसीलिए हमने क्या किया था, इसको बैलेंस किया था। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी रहता है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कर सके। क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब हो गया कि मास को ना ही बनाया जाता है ना ही बिगाड़ा जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, बल्कि क्या होता है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट सेम रहता है। तो जब ये रूल को, ये लॉ को हमको फॉलो करना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एटम को बैलेंस करना होगा। मान लीजिए हम C लिखते और O2 लिखते और CO बना देते, तो यहां क्या था, कार्बन एक था, यहाँ कार्बन एक था, ऑक्सीजन दो था, ऑक्सीजन एक था, तो ये बैलेंस्ड हुआ नहीं ना हुआ। इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को नीचे में लगाने का अधिकार नहीं है, हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं आगे में। तो आगे में जब 2 लगाएं तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, और जब ये 2 लगा आगे में तो ये सिर्फ 2 इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है। इसीलिए देखिए कार्बन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इधर भी देखिए रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन 2 और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 2, रिएक्टेंट साइड में भी कार्बन 2, प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन 2। इस तरह से क्या हो गया, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। तो हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें ये सीखेंगे कि खाली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही एक्सेप्टेबल है, नॉन बैलेंस्ड इक्वेशन या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अगर हम लोग लिखते हैं तो उसको सही नहीं माना जाता है। अब 2-4 एग्जाम्पल और हम लोग ले लेते हैं कैसे इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। मान लीजिए हाइड्रोजन है, बोलेगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या करता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो आप हाइड्रोजन का सिंबल लिखिएगा H, लेकिन हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं एग्जिस्ट करता है तो उसका आपको मोलिक्यूल का फॉर्मूला लिखना होगा H2। इसी तरह से क्लोरीन भी क्या होता है, अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, ये Cl2 के रूप में एग्जिस्ट करेगा मोलिक्यूल के रूप में। अब जब यहाँ आप हाइड्रोजन 2 देख रहे हैं, क्लोरीन 2 देख रहे हैं, तो प्रोडक्ट में भी 2-2 रहना चाहिए ना। तो यहाँ तो 1 है, तो आप क्या कीजिएगा, आगे में 2 लगा दीजिएगा। जब आगे में 2 लगा दिए तो क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2, इधर क्लोरीन 2, इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। उसी तरह से मान लिया आपको बताया गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके क्या करता है, वाटर बना देता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H लिखिए, लेकिन वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको मोलिकुलर फार्मूला लिखना होगा H2। उसी तरह से ऑक्सीजन का मोलिकुलर फार्मूला आप लिखिएगा O2। ये मिल करके वाटर बनाता है, तो वाटर का फार्मूला अभी आप लोग को बताएं इस चैप्टर में ही H2O होता है, तो आप H2O लिखिए।
लेकिन अब आप काउंट करके देखिए क्या ये इक्वल है। हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहां 2 है, ऑक्सीजन एक एटम है, तो इसको बैलेंस करना होगा ना। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर ज्यादा है इधर कम है, तो हम यहां पर आगे में 2 लगाएं। जब यहां पर आगे में 2 लगाएं तो मैं ऊपर में बता चुका हूं यहां पर कि ये 2 जो है सिर्फ इसके लिए नहीं होता, दोनों के लिए होता है। उसी तरह से यहां पर भी ये 2 जो लगाए आप, तो ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए नहीं हुआ, ये तो इसके लिए भी हो गया। तो यानी अब ये क्या हो गया, 2 दूना 4, ये 4 हो गया। तो इसका मतलब आपको क्या करना होगा, यहां पर भी 2 लगाना होगा, 2 दूना 4। अब देखिए ये बैलेंस्ड हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसका आपको बोलेगा एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, तो कैसे लिखिएगा, तो आप लिखिएगा मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिंबल O2, उस फार्मूला O2, उसके बाद ये बना देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर देखिए। तो अब क्या है हम लोगों का कि ये गिनिए क्या ये बैलेंस्ड है। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2 एटम, यहाँ 1 एटम। तो फिर यहाँ पे आप 2 लगाइएगा। जब 2 लगाएं फिर यहाँ पर, तो ये तो 2 हो गया, साथ साथ इसको भी 2 बना दिया। इसका मतलब हमको यहाँ पर भी 2 लिखना होगा। इस तरह से क्या हो गया, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। समझ में आ गया। कभी कभी इंफॉर्मेशन को मोर इंफॉर्मेटिव इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके तीर के निशान के ऊपर हीट का या फिर टेम्परेचर को या प्रेशर को लिख देते हैं, ताकि वो इक्वेशन क्या करे और बैलेंस्ड इंफॉर्मेटिव बन जाए। यानी वो इक्वेशन हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। देखिए अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी यहां पर कि H2 जो है यहां पर है, यहां Cl2 है, तो क्यों नहीं हम फॉर्मूला डायरेक्ट H2Cl2 लिख दिए। HCl क्यों लिखे और फिर बाद में आगे में 2 लिखते हैं। तो याद कीजिए मैं पहले बताया था आप लोगों को कि जब HCl बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो यह भी हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा तो HCl बनेगा, कभी भी H2Cl2 नहीं बनेगा। जब H2Cl2 नहीं बनेगा तो यहां पर आप H2Cl2 को रिएक्ट करके H2Cl2 कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते हैं। आपको लिखना होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल आपको फॉर्मूला आपको HCl ही लिखना होगा। हाँ, इसको बैलेंस करने के लिए आप आगे में 2 लगा सकते हैं। उसी तरह से आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाता है, तो यहाँ H2 है, तो यहाँ हम O2 क्यों लिखे, OA लिख के H2O लिख देते, हो जाता। ये सब 2 और ये 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, हाइड्रोजन कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए H2 लिखते हैं। उसी तरह से ऑक्सीजन भी कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, कुछ आगे रेयर केसेस में होता है। नेसेंट ऑक्सीजन वो आप पढ़िएगा जब ओजोन बनाता है, तो सब अभी नहीं सीखिए आप लोग ये समझिए कि ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल के रूप में O2 में रहता है, तो H2 और O2 मिलकर के वाटर बनाएगा। लेकिन वाटर का फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, याद कीजिए कहां पर था, यहां पर था। देखिए वाटर का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि H2O होता है, तो आप यहां पर क्या लिखिएगा, H2O ही ना लिखिएगा। H2O2 कैसे लिख सकते हैं, H2O2 लिखिएगा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो जाएगा, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा। हाँ, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहां भी 2 लगाते हैं, यहां भी 2 लगाते हैं। ठीक है, इसको बढ़िया से स्टडी कीजिए। थैंक यू।